नॉन बायोलॉजिकल एक साइंटिस्ट ने कहा है कि नाली में बर्तन ऊंधा करो, उसमें छेद करो मित्रों, और उससे गैस निकलता है और चाय का ठेला लग सकता है। कांग्रेस का नेता सिलेंडर की होर्डिंग में पकड़ा गया है। तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी? इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब हम लोग लाइन में खड़े थे, कोविड के टाइम में हम लाइन में खड़े हैं, फर्टिलाइजर यूरिया नहीं मिलता लाइन में खड़े हैं, और आज गैस नहीं मिल रहा लाइन में ही खड़े हैं। कब तक लाइन में खड़े रहेंगे? हमें कोई जरूरत नहीं थी इजराइल पहुंच जाने की, और ये मां की भूमि, ये बाप की भूमि करने की कोई जरूरत नहीं। कम से कम हम लोगों के और ओडिशा के बच्चों को भी थोड़ा सिखा दीजिए कैसे नाली में से, गटर में से गैस निकलता है और थाली के पीछे में से छेद करके हम लोग उसमें कुकिंग कर सकते हैं। कम से कम जो लोग हैं ना, उन लोगों को खाने के लिए ठीक से मिल जाए। जो लोग लाइन में खड़े हैं, जो माँ बच्चों को पकड़ के लाइन में खड़े हैं, कैसे होगा? ये जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं। दे आर इंसाइटिंग द पीपल ऑफ पीसफुल पीपल ऑफ द कंट्री। एक हाहाकार की स्थिति है। इसको नियंत्रित करने के लिए झूठ बोलने के बजाय सच्चाई को स्वीकार कीजिए। जब पेट्रोलियम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया तो फिर सारे कांग्रेस एमपी पूरा हंगामा करके स्टेटमेंट नहीं सुने, फिर यह मुद्दा उठाते हैं। जब जवाब देते हैं तो सुनते नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री खामेनेई की मौत पे खामोश रहते हैं। 160 स्कूली बच्चे मार दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। और इतना ही नहीं मान्यवर, ईरानी नौसेना को हमने अपने युद्धाभ्यास में बुलाया, और जब वो नौसेना का जहाज वापस जा रहा था, 100 नौसैनिक मार दिए गए ईरान के, अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री खामोश। हमारे मेहमान मारे गए, एक शोक संवेदना के शब्द हमने नहीं बोले। यह विपत्ति कोई भारत के कारण नहीं आई है, इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। आज जो कहा गया कि हार्मोज समुद्री मार्ग खुल गया है, गलत जानकारी सदन को नहीं देनी चाहिए। हार्मोज समुद्री मार्ग से मात्र 2 जहाज आपके आए हैं, 22 जहाज अभी भी आपके रुके हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप वार्ता करके उस समस्या का समाधान कराइए। ऐसे क्राइसिस में देश के साथ खड़े होने के बजाय इस विषय को उठा करके वो देश में खलबली लाने के प्रयास करते हैं, देश में एक अराजकता लाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। माननीय मंत्री जी ने ये उत्तर पढ़ा नहीं, अधिकारियों ने इनको गलती से उत्तर दे दिया। मान्यवर, लग रहा है ये ट्रेन से नहीं चलते, बड़े आदमी होंगे, फ्लाइट वाइट से चलते होंगे। ट्रेन तो आम आदमी की सवारी है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गैस को लेकर कौन सा आंकड़ा दिया कि लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा ने उन्हें बोलने से ही रोकना शुरू कर दिया। रेलवे की कंफर्म टिकट आम आदमी के हाथ आती क्यों नहीं, और बीते 1 साल में 3.5 करोड़ रेलवे टिकट क्यों नहीं कंफर्म हो पाए। मुख्य चुनाव आयुक्त से टीएमसी सांसदों को ऐसी कौन सी शिकायत हो गई कि उन्होंने सदन की कार्यवाही से ही वॉकआउट कर दिया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जल मंत्रालय की दी जानकारी में ऐसी कौन सी गलती पकड़ी कि जल शक्ति मंत्री को सफाई देनी पड़ी। ये वो सवाल हैं जिनका शोर 16 मार्च को संसद में सुनने को मिला। क्या इन सवालों का जवाब मिला, ये भी जानेंगे, और उन सवालों के बारे में भी जानेंगे जो सांसद शक्ति सिंह और सुलता देव ने तंज वाले लहजे में उठाए। सवाल कि कोई बताए कि नाली से गैस कैसे निकाले और इससे खाना कैसे बनाए। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का संसद की कार्यवाही से जुड़ा खास शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। 16 मार्च 2026 संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का 6वां दिन। अरसे बाद लोकसभा में प्रश्नकाल बिना किसी हंगामे के पूरा होते देखा गया। प्रश्नकाल के बाद चर्चा शुरू हुई रेल मंत्रालय की डिमांड फॉर ग्रांट्स पर। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है क्या? देखिए, सरकार हर साल बजट पेश करती है और हर मंत्रालय संसद को बताता है कि उसे अगले साल काम करने के लिए कितने पैसे चाहिए। इसे ही डिमांड फॉर ग्रांट्स माने अनुदान मांग कहते हैं। जब भी कोई मंत्रालय ऐसी डिमांड पेश करता है तो इन मुद्दों पर सदन में होती है चर्चा इस बात की कि मंत्रालय को पैसे चाहिए क्यों, कहां और कितना खर्च होना है, और जिन चीजों पर खर्च होना है वो सही है या नहीं। आज रेलवे ने अपनी डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश की तो रेल मंत्री से नई ट्रेन, नई रेल लाइन,
टिकट की कीमत, रेलवे सुरक्षा, दुर्घटनाएं और इनके मुआवजों के साथ कई दूसरे मुद्दों पर सवाल पूछे गए। मसलन कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी रेल मंत्री से सवाल पूछा। क्या पूछा, आप खुद सुनिए। कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रेल किराया रियायत को निलंबित किया गया और आज तक उसे पुनः शुरू नहीं किया गया है। क्या सरकार ने निजी ट्रेनों में देरी होने पर यात्रियों को मिलने वाली मुआवजा योजना को समाप्त कर दिया है? यदि हाँ, तो यात्रियों के हितों की सुरक्षा के लिए अब क्या व्यवस्था की गई है? अनुदान की मांग पर चर्चा का समर्थन करते हुए बोलने उठे मध्य प्रदेश के सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह। उन्होंने 2026-27 के लिए रेलवे की राजस्व प्राप्तियों और खर्चों का पूरा ब्यौरा बता दिया। रेलवे की राजस्व प्राप्तियां 2026-27 में जो प्रस्तावित हैं वो 3,02,500 करोड़ की। यात्री सेवा में राजस्व का जो 87,300 रुपए, अन्य कोचिंग पार्सल लगेज आदि का 9,500 करोड़ रुपए, माल ढुलाई राजस्व का 1,88,800 करोड़ रुपए, विविध राजस्व में 16,000 करोड़ रुपए, अन्य विविध प्राप्तियों में 800 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर के 3,02,500 करोड़ रुपए की प्राप्तियां। जो राजस्व व्यय का अनुमान है, जो स्टाफ वेतन एवं भत्ते में 1,30,224 करोड़ रुपए खर्च होगा, कार्यालय व अनुषांगिक व्यय में 2,699 करोड़ रुपए, डीजल टैक्सन हेतु 7,904 करोड़ रुपए, विद्युत टैक्सन हेतु में 25,183 करोड़ रुपए, मरम्मत और रख रखाव सामग्री में 11,219 करोड़ रुपए, ठेका भुगतान में 15,157 करोड़, IRFC को लीज शुल्क में 35,130 करोड़, पेंशन फंड में विनियोग में 64,002 करोड़ रुपए, पेंशन व्यय में 74,500 करोड़ रुपए, कुल राजस्व व्यय 2,99,500 करोड़ का। किस आधार पर वो कह रहे हैं कि यह राजस्व में कमी आई है? विपक्षी खेमे से समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य ने सदन में रेलवे मंत्रालय से सवाल पूछे। उन्होंने अपनी रेल यात्रा में कॉकरोच और चूहों से होने वाली परेशानी का भी जिक्र किया और फिर सरकार का घेराव। कैसे, आप देखिए। कई बार माननीय मंत्री जी को लिख के ही मैंने दिया। एक ट्रेन चलती है श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उससे मुझे अक्सर बरेली में जाता हूं, उसमें काकरोच और चूहे घूमते रहते हैं। मैं तो कहूंगा कि साहब बजट में पुरानी जो ट्रेनें हैं उनको ठीक करने का काम को बढ़ाया जाए। और जो ये माननीय सदस्य बता रहे हैं, इनको तो मैं वीडियो भेज दूंगा। लग रहा है ये ट्रेन से नहीं चलते, बड़े आदमी होंगे, फ्लाइट वाइट से चलते होंगे। ट्रेन तो आम आदमी की सवारी है। रेलवे के कई जोन में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का आरोप लगाते हुए टीएमसी सांसद जून माल्या ने दावा किया कि सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में गड़बड़ी का ब्यौरा दिया है। सुनिए उन्होंने क्या आरोप लगाए। There are broader concerns in railway functioning, sir. Miscellaneous expenditure in the railway budget increased by 83% in 2025-26, while the construction of new railway lines has decreased by nearly 29%. At the same time, allocations for customer amenities rate been reduced by nearly 150 crore compared to last year. These trends raise important questions about priorities in railway spending. Sir, safety must remain the top priority. Currently, only about 4% of the Indian Railways network is covered under the Kavach anti-collision system. For railway line doubling, the target for 2025-26 was 2,600 kilometer, but only 573 kilometer, around 22% had been completed by December 2025, even though financial utilization had reached about 74%. The Comptroller and Auditor General of India, CAG, has also flagged financial irregularities amounting to rupees 543 crore in various railway zones.
रेलवे की डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स की चर्चा में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इस बार के रेल बजट को यूपी की जनता के लिए निराशाजनक बताया और सरकार पर सवाल भी उठाए। रेल बजट को देखने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता बहुत निराश है सभापति जी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या से आदरणीय अवधेश जी क्या जीते, उत्तर प्रदेश का बजट बद से बदतर काटते चले जा रहे हैं। ऐसे सभापति जी जब मंत्री जी जवाब दें, आप लोग छोड़िए मंत्री जी सक्षम हैं, जब जवाब दें तो बता दें कि आखिर उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या किया। थोड़ी बहुत परियोजनाएं बनारस के नाम पे आई जरूर, लेकिन वो केवल बनारस को ही फोकस किया है, बाकी उत्तर प्रदेश को कहीं फोकस नहीं किया है। एक बहुत गंभीर परियोजना जिसकी मांग सदैव नेताजी ने की थी, मैनपुरी से एटा से कासगंज, बदायूं, संभल होते हुए गजराला तक, जो सदैव नेताजी की कर्मभूमि का एक बड़ा हिस्सा है, इसकी घोषणा भी तत्कालीन रेल मंत्री लालू जी ने की थी, लेकिन ये परियोजना ठंडे बस्ते में पड़ी है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से उम्मीद और अनुरोध करता हूं, कम से कम इस ठंडे बस्ते से निकली हुई परियोजना को भी आप सुचारू रूप से लागू करा सकें। इन्हीं सवालों के साथ लोकसभा की पूरी चर्चा रेलवे के डिमांड फॉर ग्रांट्स के नाम रही। अब चलते हैं राज्यसभा की ओर। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत एक विरोध के साथ हुई। शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होने से पहले तृणमूल कांग्रेस के फ्लोर लीडर डेरेक ओब्रायन ने सदन से वॉकआउट करने का ऐलान किया। वजह चुनाव आयोग का एक फैसला रहा। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने रात के अंधेरे में मुख्य सचिव, गृह सचिव, इन दोनों को हटा दिया। 15 अप्रैल को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इसके बाद आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती की जगह 1993 बैच के आईएएस अधिकारी दुष्मंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। गृह सचिव के पद पर 1987 बैच की आईएएस अधिकारी संघमित्रा घोष को राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया, जिसे लेकर राजनीति शुरू हो गई। यह सियासी शोर राज्यसभा तक पहुंचा। इसी के खिलाफ टीएमसी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर प्रदर्शन किया। सर, इन द डेड ऑफ नाइट द चीफ सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, द होम सेक्रेटरी हैव बीन removed by the election commission. Sir, they have all the power. They have all the power to do it. Sir, they have all the power to do it. They can also say I'm wearing a blue shirt and not a white shirt. No disturbing the house in protest against what the chief election commissioner is doing. We, my party, the All India Trinamool Congress, is walking out for the day. डेरेक ओब्रायन के वॉकआउट पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई और कहा कि डेरेक का मुद्दा ना तो संसद से जुड़ा है और ना ही राज्यसभा की कार्यवाही से। He is raising the matter about a constitutional authority which this house or the government has nothing to do with. Now, if every member wants to raise a question on the decision of a constitutional authority like the courts and the election commission, then it is not wise. चुनाव आयोग का पावर हड़प नहीं सकता है। चुनाव आयोग का पावर वो अलग है, संविधान ने उसको पावर दिया गया है, उसको सदन में रेज करके कोई मतलब नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं का इज्जत करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को हमला करने का यह आदत बनाया हुआ है, यह ठीक नहीं है। टीएमसी के वॉकआउट के बाद राज्यसभा में रेलवे मंत्रालय से रेल यात्रियों की सबसे बड़ी समस्या टिकट बुकिंग और कंफर्म सीट को लेकर सवाल पूछे गए। पंजाब से एसपी सांसद संदीप कुमार पाठक ने सदन में क्या सवाल उठाए, आप खुद सुनिए। आज देश में कोई भी अगर एक टिकट हासिल करना चाहे तो उसको जरूरी नहीं है कि टिकट मिल जाए। हमारे देश में 15 लाख के आसपास डेली टिकट बुक होती है, जिसमें से 1 से 2 लाख अनकन्फर्म चले जाते हैं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, 2021-22 में 2 करोड़ के आसपास टिकट कंफर्म नहीं हुए, 2024-25 में बढ़कर 3.5 करोड़ हो गए, 67% से ज्यादा इंक्रीज हो गई। अगर मैं तत्काल की बात करूं तो तत्काल ओपन होते ही 30 सेकंड में कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियरली मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, बॉट्स इंटरवीन कर रहे हैं वहां पर। आरएसी में ऑनरेबल चेयरमैन सर, आप पूरी टिकट लेते हो लेकिन सीट आधी देते हो। समझने वाली बात है कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कैपेसिटी की काफी
डेफिसिट है। ट्रैक्स की कमी है, कोच की कमी है, पुराने ट्रैक्स के कारण स्पीड लिमिटेशंस है, सेफ्टी डिवाइसेस में प्रॉब्लम है, सेफ्टी डिवाइसेस है ही नहीं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 1950 में हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ के आसपास थी और तब 53,600 लंबी रेलवे ट्रैक थी। आज 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई और ओनली 69,000 किलोमीटर ऑफ रूट रेलवे लाइंस वी हैव। दैट क्लियरली शोज कि हम ग्रो बिल्कुल नहीं किए। हमें 1,20,000 किलोमीटर चाहिए। अगर इस स्पीड से हम बढ़ते रहे तो हमें 20 साल चाहिए जो रिक्वायर्ड ट्रैक है उसको पूरा करने के लिए। नंबर ऑफ कोचेज जो हमारे पास 84,000 है, हमें चाहिए 1,20,000 कोचेज। इस रफ्तार से चले तो हमें 5 साल और चाहिए। सेफ्टी डिवाइस में अगर कवच की बात करें तो अगर इस स्पीड से चले तो हमें क्लियरली 15 साल 200 साल और चाहिए कवच को पूरा करने के लिए। रेलवे की चर्चा के बीच ही लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलपीजी क्राइसिस को लेकर सरकार पर आरोप लगाया कि जब सरकार ने ईरान में बसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर उन्हें अलर्ट किया तो उसी वक्त देश की इन एनर्जी सिक्योरिटी के मुद्दों पर तैयारी क्यों नहीं की। पेट्रोल मंत्री जी ने लोकसभा में दावा किया एलपीजी की कोई कमी नहीं है, रूमर से सावधान रहिए कि, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित करती है। सभापति जी, जब सरकार भारतीय नागरिकों को ईरान में एडवाइजरी जारी कर रही थी कि स्थिति बिगड़ सकती है तो उसे ये साफ करना चाहिए था इसका असर क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स और एनर्जी सप्लाईज पर भी पड़ सकता है। उस लिहाज से हमें तैयारी करनी थी। निरंजन बीसी जी, नो so no जी so you have to conclude, please conclude। मुलाकात कर रहे थे तब उनको रीजनल टेंशन्स और संभावित डिसरप्शन के संकेत जरूर मिले होंगे। मतलब ये है कि सरकार को ये बात अच्छी तरह मालूम थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के रास्ते पर संकट आने वाला है, इसीलिए एलपीजी इंपोर्ट्स एडवांस प्लानिंग और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स समय से पहले किए गए होते तो आज इतनी बुरी हालत नहीं होती। एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल पर लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई और मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने से रोका। पर क्यों, आप खुद सुनिए। मुझे दुख है कि हमारे विपक्ष, विशेष करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। यह विपत्ति कोई भारत के कारण नहीं आई है, इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। इस क्राइसिस के बारे में हरदीप पुरी ने पूरी बातचीत कही है और हाउस में कहा है जब ये सुन नहीं रहे थे। दूसरी बात, कांग्रेस का नेता सिलेंडर की होर्डिंग में पकड़ा गया है और इन्होंने होर्डिंग की है और ये जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं। दे आर इंसाइटिंग द पीपल ऑफ द पीसफुल पीपल ऑफ द कंट्री। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जल शक्ति मंत्री की दी हुई जानकारी पर सवाल उठाते हुए सदन से पूछा कि मंत्री जी बताएं कि जब मंत्रालय के पास शिकायत एक आई तो कार्रवाई 10 से 12 लोगों पर कैसे हो गई। सुनिए उन्होंने कैसे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री CR पाटिल का घेराव किया। माननीय मंत्री जी ने ये उत्तर पढ़ा नहीं, अधिकारियों ने इनको गलती से उत्तर दे दिया। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं, इस उत्तर में लिखा इन्होंने आसाम में 1226 शिकायत आई, कार्रवाई 17 पे हुई, ठेकेदार 3 पे कार्रवाई हुई। बिहार इतना बड़ा प्रदेश, एक भी शिकायत आई ही नहीं, एक भी कार्रवाई हुई ही नहीं, एक भी ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं हुई। गुजरात मान्यवर, एक शिकायत आई, एक शिकायत पूरे गुजरात में आई और 12 पे कार्रवाई कर दी इन्होंने। एक शिकायत आई और 12 पे कार्रवाई कर दी
और 11 ठेकेदार पे कार्रवाई कर दी। फिर हरियाणा में 4 शिकायत आई, एक भी कार्रवाई नहीं। जम्मू कश्मीर में 24 शिकायत आई, एक भी कार्रवाई नहीं। मध्य प्रदेश में 37 शिकायत आई, शिकायत ही 37 आई और कार्रवाई 151 पे कर दी मान्यवर। ये किसने उत्तर बनाया है? उसके बाद महाराष्ट्र में 154 शिकायत आई, एक पे कार्रवाई हुई। विरोध क्यों है? इतना बड़ा अंतर विरोध क्यों है? या ये आंकड़ा झूठा तैयार किया गया मान्यवर? क्योंकि अगर शिकायत ही एक आई तो 12 पे आपने कहां कार्रवाई कर दी? संजय सिंह के सवाल पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इन आरोपों पर सफाई भी दी। क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। ब्लैकलिस्ट भी किया गया, उनके ऊपर एक्शन भी लेके गए लिया है और उनका रिकवरी का काम भी चालू है। जो आपने बताया कि हम जो एक्शन लेने की बात करते हैं, हमारे पास जो कंप्लेन आती है राज्य के द्वारा आती है और हमारे पास डायरेक्ट भी जो आती है हम स्टेट को भेजते हैं। स्टेट इसके ऊपर मान लो हमारे पास एक कंप्लेन आई होगी, बाकी कंप्लेन स्टेट के पास आई होगी, तो एक के जगह 12 जगह उन्होंने काम उसके ऊपर एक्शन लिया होगा। ये तो अच्छी बात है कि 12 अगर कंप्लेन आती और एक पर एक्शन लेते तो बोल सकते थे कि 11 पर क्यों नहीं लिया। रेलवे और जल शक्ति मंत्रालय के अलावा राज्यसभा में आज सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से भी सवाल जवाब किए गए और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स बिल को राज्यसभा में पेश किया। यह बिल लोकसभा से पास हो चुका है, अब राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही है। इसी चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोयल ने LPG संकट पर सरकार को घेरा और प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना ही उन पर तंज कहा। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हमें हमारा सबसे पुराना अच्छा व्यवहार ईरान के साथ था। जब चल रहा था ये, हमें कोई जरूरत नहीं थी इजराइल पहुंच जाने की और ये मां की भूमि, ये बाप की भूमि करने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ देश है जिनको दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि वो इस तरह से पार्ट नहीं बने। आपने 58,000 करोड़ रखा है, उसमें से एक प्रावधान आप ये भी कर लीजिए, क्योंकि कोई नॉन बायोलॉजिकल एक साइंटिस्ट ने कहा है कि नाली में बर्तन ऊंधा करो, उसमें छेद करो मित्रों, और उससे गैस निकलता है और चाय का ठेला लग सकता है। और अगर यही चीज है तो आप ये 58,000 करोड़ में से वो भी कर लीजिए, ताकि हर जगह पे नाली तो निकलती ही है। उल्टा बर्तन डाला, पाइप लगाई और हो गया। आप ये कहेंगे, मंत्री जी कहते हैं कि ये गलत कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, गैस सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे साथ, मैं दूर रहूंगा, आपको अहमदाबाद से लेके हर जगह पे गैस सिलेंडर के लिए लोगों की लाइन दिखाऊंगा। क्या ये ऑपोजिशन की लगी हुई लाइन है? सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चर्चा करते हुए आप सांसद राघव चड्ढा ने दिव्यांग सैनिकों को मिलने वाली पेंशन पर टैक्स लगाने के प्रपोजल का विरोध किया और सरकार से इस प्रपोजल को वापस लेने की मांग भी की। रिमूव टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन ऑन आर्म्ड फोर्सेस। सर, एक सैनिक जब बॉर्डर पर गोली खाता है तो या तो वो शहीद हो जाता है या यदि वो बच जाता है तो उसके शरीर का कोई अंग वो खो देता है, डिसेबल हो जाता है। इसके चलते सरकार उसे डिसेबिलिटी पेंशन देती है। ये कोई एहसान नहीं है, ये इनाम नहीं है, ये मुआवजा है, क्योंकि उसने देश की रक्षा करते हुए अपना एक अंग खो दिया, अपनी एक चीज अपनी जीवन, अब वो एक रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएगा। लेकिन विडंबना है कि आज हम इस डिसेबिलिटी पेंशन पर भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इस यूनियन बजट 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स एग्जेम्पशन ऑन डिसेबिलिटी पेंशन को विड्रॉ किया है और 1922 से डिसेबल पेंशन आर्म्ड फोर्सेस को जो दी जा रही थी उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं था। पहली बार 1922 से लेके आज तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगा, लेकिन अब हम उस पर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। बिल पर चर्चा के लिए आप सांसद संजय सिंह को भी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। उन्होंने देश में उठे गैस की किल्लत पर सरकार के डिसीजन मेकिंग पर सवाल खड़ा किया और क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। सरकार से पूछना चाहता हूं, यह विपत्ति आई हुई कैसे है? मान्यवर, यह विपत्ति लाई हुई विपत्ति है। यह लाई गई समस्या है, यह लाया हुआ संकट है, आया हुआ संकट नहीं मान्यवर। तो यह लाया हुआ संकट कैसे है? देश की जनता को नहीं पता था मान्यवर, आपको भी नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता था, देश के विदेश मंत्री को पता था कि जो हार्मोज का समुद्री मार्ग है वहां से भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल आता है मान्यवर,
और 50% भारत के जरूरत की गैस आती है, उसी रास्ते से आती है। यह बात नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता थी। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वो हार्मोज का समुद्री मार्ग 60% से ज्यादा ईरान के रास्ते में आता है, ईरान के कब्जे में आता है, तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी? इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। यह संकट आया हुआ संकट नहीं है, यह लाया हुआ संकट है। और इस लाए हुए संकट के सबसे बड़े जो प्रायोजित किया है जिन्होंने संकट, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। भारत को ईरान से सस्ता तेल मिलता था, रुपए में तेल मिलता था, गैस मिलती थी, हमारा मित्रतापूर्ण संबंध था उनसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री खामेनेई की मौत पे खामोश रहते हैं। 160 स्कूली बच्चे मार दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। और इतना ही नहीं मान्यवर, ईरानी नौसेना को हमने अपने युद्धाभ्यास में बुलाया और जब वो नौसेना का जहाज वापस जा रहा था, 100 नौसैनिक मार दिए गए ईरान के, अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री खामोश। हमारे मेहमान मारे गए, एक शोक संवेदना के शब्द हमने नहीं बोले। तो ये संकट भारत के ऊपर आपने लाया है, ये आया हुआ संकट नहीं है। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, एक हाहाकार की स्थिति है। इसको नियंत्रित करने के लिए झूठ बोलने के बजाय सच्चाई को स्वीकार कीजिए। और आज जो कहा गया कि हार्मोज समुद्री मार्ग खुल गया है, गलत जानकारी सदन को नहीं देनी चाहिए। हार्मोज समुद्री मार्ग से मात्र 2 जहाज आपके आए हैं, 22 जहाज अभी भी आपके रुके हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप वार्ता करके उस समस्या का समाधान कराइए। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने सदन में एम्बुलेंस की व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल किया। सुनिए उन्होंने क्या सवाल किया और क्या मांग सदन में रखी। अप्रोप्रिएशन बिल 2026 में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए 1,33,781 करोड़ का प्रोविजन है और सप्लीमेंट्री डिमांड्स में 10,721 करोड़ और मांगे गए हैं। सर मैडम, राज्यों को फंड्स एलोकेट होते हैं, लेकिन दुखद सच्चाई ये है कि आज भी हमारे देश में बेसिक इमरजेंसी सर्विस एम्बुलेंसेस की भारी कमी है। समय की कीमत क्या होती है, ये इमरजेंसी में एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए पता चल जाता है। जब किसी को हार्ट अटैक आता है या कोई गंभीर दुर्घटना घटती है, तब परिवार के लोग घबराहट में 102 नंबर पे कॉल करते हैं। उस समय एक एक मिनट घंटों के बराबर लगता है। आज देश में कुल 28,830 एम्बुलेंसेस हैं। इनमें से भी लगभग 90% एम्बुलेंस में ना तो प्रॉपर इक्विपमेंट है, ना ऑक्सीजन है और ना ही ट्रेन्ड स्टाफ। सदन में जब बीजेडी की सांसद सुलता देव को डिमांड्स फॉर ग्रांट्स बिल पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया, तो उन्होंने देश में एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस को लेकर पीएम मोदी के नाली से गैस वाले बयान पर कटाक्ष किया। क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये जो सरकार है, ये 2016 से हम लोगों को लाइन में खड़ा कर रखे हैं। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब हम लोग लाइन में खड़े थे, कोविड के टाइम में हम लाइन में खड़े हैं, फर्टिलाइजर यूरिया नहीं मिलता लाइन में खड़े हैं, और आज गैस नहीं मिल रहा लाइन में ही खड़े हैं। कब तक लाइन में खड़े रहेंगे, कब तक लाइन में खड़े रहेंगे? और एक बात है, जब कोविड हुआ तब थाली पीटने के लिए बोले, आज जब गैस की स्कैर्सिटी है तब ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। कम से कम हम लोगों के और ओडिशा के बच्चों को भी थोड़ा सिखा दीजिए कैसे नाली में से, गटर में से गैस निकलता है और थाली के पीछे में से छेद करके हम लोग उसमें कुकिंग कर सकते हैं। कम से कम जो लोग हैं ना, उन लोगों को खाने के लिए ठीक से मिल जाए। जो लोग लाइन में खड़े हैं, जो माँ बच्चों को पकड़ के लाइन में खड़े हैं, कैसे होगा? और एक बात है, मैं बजट में भी बोली थी, आपने 60 करोड़ क्यों दिए बांग्लादेश को? आज हमारे यहाँ पर स्कैर्सिटी है, गैस की स्कैर्सिटी है। तेल हम लोगों को कहाँ 90, कहाँ 100 में मिलता है, मगर हम बांग्लादेश को क्यों 5,000 टन का डीजल दिया है, क्यों दिया है, ये हम पूछना चाहते हैं 51 रुपीज में। ये तो हुई लोकसभा और राज्यसभा के भीतर सांसदों के बीच हुई चर्चा का लेखा जोखा। चर्चाओं से इतर देश के 10 राज्यों में 31 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। जब हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं
तब वोटों की गिनती जारी है। तो आपके लिए खबर गांव पर हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें राज्यसभा चुनाव से जुड़ी जानकारी और क्रॉस वोटिंग्स को लेकर चल रही सारी पॉलिटिक्स पूरी तरह से आपको बताई और समझाई भी जाएगी। पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अगली शाम फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे है मेरे साथी आनंद। आप देखते रहिए खबर गांव।